हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू रुद्र अकेडमी क्लासेस। हम लोग लेसन नंबर 7 कर रहे थे। उसमें हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था रदरफोर्ड का नियम, और रदरफोर्ड के नियम की जब कुछ कमियां रह गई थी तो उस कमियों को कंप्लीट करने के लिए आए थे हमारे पास नील्स बोर। और नील्स बोर जो है, इसके बारे में आज हम पूरा पढ़ने वाले हैं। इसने क्या क्या बताया और इसकी क्या कमियां रही थी। अब कुछ ना कुछ कमियां इसकी भी रही होगी, तो वो कमियां भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जब हमने पहले रदरफोर्ड का पढ़ा था तो उसका हमें 3 चीजें पढ़ी थी हम लोगों ने उसके अंदर, कि एक तो उसने जो प्रयोग करा उससे निष्कर्ष निकले, और उसके बाद में उसका सिद्धांत। और ये जो सब प्रोसेस जो हुआ था, ये हुआ था हमारे पास 1911 के अंदर। फिर जस्ट 2 साल बाद में ही कौन आ गया हमारे पास, नील्स बोर। ये कब आए, 1913 के अंदर। ठीक है, ये कब आए नील्स बोर, 1913 के अंदर। ये आए। तो इसके बारे में नील्स बोर ने क्या बोला, नील्स बोर ने बोला कि आप तो गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो रदरफोर्ड ने फिर बोला कि भाई आप बता दो सही क्या है। तो इसने 7 चीजें अलग अलग बताई। तो पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट इसने ना, मैं पहले बताता हूं कि इसकी टोटल 7 पॉइंट है। वही नील्स बोर की कल्पना है, और वही उसने कल्पना करके अपना एक सिद्धांत दिया था। फिर इसके बाद में इसकी कमियां थी। तो इसका पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट इसने क्या, वही चीज बोली जो रदरफोर्ड ने बोली थी कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है वो रिक्त है, और उस रिक्त भाग के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन धंसे गए। इलेक्ट्रॉन का है रिक्त स्थान के अंदर, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन वो का है हमारे, वो है नाभिक के अंदर। ये चीज किसने बोली थी, ये तो उसने भी बताई थी, और इसने भी उसको मॉडिफाई करके ऐसा बताया कि भैया परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है, और रिक्त भाग के अंदर इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं, और सारा धनावेश और उदासीन जो भाग है वो किसके अंदर पाया जाता है, नाभिक के अंदर। ठीक है, दूसरी बात उसने बोली, दूसरी बात उसका दूसरा पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित पथ में गति करते हैं। मतलब जैसे ये नाभिक है, अब इलेक्ट्रॉन जो है इसके निश्चित पथ में गति करेगा। ये नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं कि वो थोड़ी देर इधर घूमेगा फिर इधर आ जाएगा, ऐसा नहीं घूमने वाला। इलेक्ट्रॉन एक निश्चित पथ के अंदर घूमेगा। मतलब कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा, एक निश्चित पथ के अंदर घूमने वाला है। ठीक है, वो कोई मर्जी से नहीं घूम जा रहा है। और ये जो पथ होते हैं, तीसरी पॉइंट इसने बोला कि ये जो पथ होते हैं, इनको हम क्या, इसी को क्या बोलते हैं, पथ को हम बोलते हैं कक्ष, कोश, एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर। ठीक है, इन्हीं को हम लोग कक्ष बोलते हैं। अब इन कक्षों को बहुत सारे कक्ष हो सकते हैं जिनको हम अपन केलामन से शो करते हैं, के एल एम, और उसके बाद में एक और आ जाएगा नीचे, उसको बोलेंगे एन। क्या बोलते हैं, के एल एम एन। ठीक है, इसके अंदर n की वैल्यू आती है 1 2 3 अनंत। ठीक है, चलता रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगी इसकी पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष, चौथा कक्ष। ये 5 6 7 ऐसे इसके ऑर्बिट चलते रहते हैं। ऑलराइट, अब ये जो चीजें हमने इसकी पढ़ी है, केला में इसको शो करते हैं, ये इनके एनर्जी लेवल है। और इनके अंदर इसने चौथा पॉइंट ये बताया था कि जितने भी एनर्जी लेवल हैं, जैसे कि ये है के एल एम और उसके बाद में एन। ठीक है, ये क्या है, सकेंद्रीय वृत्तों से बना हुआ है। देखो सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, सकेंद्रीय वृत्त होते हैं जिसमें बहुत सारे हमारे पास वृत्त होते हैं जिनका केंद्र एक ही होता है, इसको क्या बोलते हैं, सकेंद्रीय। जैसे इसका, इस वाले वृत्त का केंद्र भी यही है, इस वाले का ये भी, इसके वाले का भी ये केंद्र है, नाभिक केंद्र, क्योंकि नाभिक ही तो सारे इलेक्ट्रॉनों को घुमा रहा है। ठीक है, तो इसका एक केंद्र है, और इस केंद्र में, केंद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे केंद्र से पहले इसकी ये दूरी थी, फिर ये बढ़ गई, फिर ये बढ़ गई, ये बढ़ गई, तो जैसे जैसे केंद्र से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका एनर्जी भी बढ़ती जाती है। कहने का मतलब है एनर्जी लेवल बढ़ते जा रहे हैं तो एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। सिंपल सी चीज है तो बिल्कुल, कि जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू कह रहा है कि 2 है, 3 है, 4 है, तो ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाएगा। जैसे लेटेस्ट से एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप एक छोटे से कुएं की चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, बिल्कुल पास पास लगा रहे हैं, तो कम घूमना पड़ रहा है, थोड़ा दूर फिर ज्यादा घूमना पड़ेगा। अगर 2 किलोमीटर दूरी पे आप गोल 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 घूम रहे हैं, वहां पे आपको और ज्यादा घूमना पड़ेगा, और ज्यादा एनर्जी लगने वाली है। तो उसको हम बोलते हैं कि भाई नाभिक से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है उसका एनर्जी लेवल भी बढ़ते जा रहे हैं, साथ साथ एनर्जी भी बढ़ती जा रही है। अब लास्ट के अंदर n की वैल्यू आ रही है ना, अभी फिलहाल तो मैंने 4 शो करे और फर्स्ट वाला ये आ रहा है, तो सबसे कम वैल्यू किसकी होगी, एनर्जी की होगी फर्स्ट वाले k की। ठीक है, ये है हमारे हुए अभी तक के 4 पॉइंट। अब इसके बाद में 5वां पॉइंट पढ़ते हैं हम।
पांचवा पॉइंट उन्होंने बोला, ये पांचों पॉइंट एक तरह से आपको थोड़ा ध्यान से समझना है क्योंकि ये थोड़ी अलग सी चीजें, मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं इसके अंदर। हमने संवेग का फॉर्मूला 9th क्लास के अंदर पढ़ा था, P बराबर क्या होता है, m मल्टीप्लाई v होता है द्रव्यमान इनटू वेग, जिसको हम क्या बोलते हैं, संवेग, मोमेंटम। तो जब मैं बात करूंगा कोणीय संवेग की, तो ये क्या हो जाएगा, m v r, ये r क्या हो जाएगी, जो उसकी त्रिज्या होगी वो, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, nh अपॉन 2 पाई, ठीक है। अब ये क्या बोल दिया सर, हमें तो समझ नहीं आया। देखो, अगर किसी भी ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका कोणीय संवेग, कोणीय मतलब कि एक संवेग, जिस संवेग से वो घूमेगा, जिस मोमेंटम से वो ट्रेवल कर रहा है, वो nh अपॉन 2 पाई होना चाहिए, है ना। अब जिसके अंदर m क्या है, m क्या है हमारे पास, वो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। वेग क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग v। r क्या है, कक्षा की त्रिज्या, कक्षा की त्रिज्या है, ठीक है। n की वैल्यू क्या है, n क्या है हमारे पास, n है 1 2 3 4, हमारे पास कुछ भी हो सकता है। h क्या है, h है यहाँ पे प्लांक नियतांक, ठीक है, ये है हमारे पास प्लांक नियतांक। और पाई की वैल्यू आपको पता ही है, ठीक है, 22/7 3.14 जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। 180 नहीं लिख सकते, बस 180 तो कोण की बात करते हैं यहाँ पे। अब देखो हमें बोलना क्या चाह रहा है, नील्स बोर ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो है वो nh/2 पाई के गुणज होगा, मतलब इसकी वैल्यू अगर इसकी गुणज आ रही है, इक्वल में आ रही है, तो वो वहां पे इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, अदरवाइज वो नहीं घूमेगा वहां पे, ठीक है। तो ये हमारा वो पांचवा पॉइंट, इसको हम लोगों को थोड़ा ऐसे याद करना पड़ेगा। अब देखो इसका छठा पॉइंट क्या है, छठा पॉइंट है इसका, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जो nh/2 पाई गुणज होता है। और इसके साथ ही उसने ये चीज भी बता दी थी कि बोर के अनुसार एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब रदरफोर्ड के अंदर, रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उसकी कमी क्या थी कि भाई ये रदरफोर्ड ने ये नहीं समझा पाया था कि एक इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो उसकी ऊर्जा कहां जा रही है, उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा था, ये उसकी कमी पड़ी थी। उस कमी को नील्स बोर ने दूर करा कि भाई जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऊर्जा परिवर्तन शून्य, एक ही कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ऊर्जा परिवर्तन शून्य, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज तो इसने ये बता दी कि अगर एक पथ के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, देयर आर नो चेंजेस इन एनर्जी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट 7 की, जो कि लास्ट है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे इसके अंदर क्या बोलूं यार, सबसे पहले तो मैं ना एक एग्जांपल लेता हूं, उसको छोड़ो, एक एग्जांपल के थ्रू मैं हमेशा बच्चों को समझाता हूं और बहुत इजी तरीके से सबको याद हो जाता है। अगर मान लो आप 10th क्लास में हो, जब आप 11th में जाओगे, अब एनर्जी को एक तरह से नॉलेज की तरह मान लेना, मतलब एनर्जी इक्वल टू नॉलेज मान लेना। अगर आप 10th क्लास से 11th क्लास में जाओगे तो आप ऊर्जा कहने का मतलब नॉलेज लोगे या दोगे, जाहिर सी बात है आप नॉलेज लोगे, मतलब आप क्या कर रहे हो, अवशोषण कर रहे हो, किसका, नॉलेज का, एनर्जी का। वही अगर आप 11th क्लास से 10th क्लास में आते हो तब आपको एनर्जी या फिर नॉलेज देने की जरूरत है या लेने की जरूरत है। भाई कोई जूनियर भी होगा 10th क्लास में तो उसको क्या बोलेंगे, भाई तेरे को ऐसा पढ़ना चाहिए, तेरे को ऐसा करना चाहिए, तो वहां ज्ञान दे रहे हो। तो कहना मतलब ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा में जाएंगे, उच्च कक्षा में जाएंगे तो वो ऊर्जा का क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे, ठीक है। और जब भी इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, उच्च स्तर में जाएंगे तब क्या करेंगे, वो अवशोषण करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे तब वो उत्सर्जन करेंगे, मतलब कि उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का अवशोषण होगा, और जब निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। ये हमारा था इसका 7th पॉइंट, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज इन्होंने बताई थी। अब इसके बाद में बात करते हैं हम इसकी भी कुछ ना कुछ, यहां तक ये सक्सेस हो गया था यहां तक का, लेकिन फिर और लोगों का दिमाग आया और लोगों ने बोला कि भाई साहब अब इन चीजों के बारे में भी
बताइए। ठीक है, अब जैसे पढ़ेंगे हम नील्स बोर की कुछ कमियां, कि क्या कमियां रही होगी इनकी, है ना। कमियां भी तो आएगी, कुछ ना कुछ कमी तो आएगी। तो इन्होंने सबसे पहली सी कमी थी नील्स बोर की, कि इन्होंने बताया था कि भाई जितने भी जो हमारे पास तत्व है उनके लिए इसका नियम फॉलो नहीं किया गया। जैसे इसका सबसे पहली कमी हम क्या लिखेंगे कि ये नियम केवल कम इलेक्ट्रॉन वालों पर ही लागू होता है। किस पे? कम इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों पर लागू होता है। ज्यादा वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ भी नहीं बता पाया। दूसरी बात इसने इसकी जो कमी रही थी वो ये थी कि जैसे आप लोगों ने उच्च वेदन क्षमता वाला कोई उपकरण सुना होगा, जैसे एक सूक्ष्मदर्शी है, वो उच्च वेदन वाले उपकरण है जिसमें से हमें छोटी चीजों को काफी बड़ी चीजों में दिखाया जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉनों को, जब तत्वों को, परमाणुओं को उसके अकॉर्डिंग देखा गया तो उसमें ये चीज पाया था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है एक रैखिक परमाणु जो है एक रैखिक परमाणु रैखिक स्पेक्ट्रम के रूप में रहता है। रैखिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? जिसमें बहुत सारी काफी सारी लाइनें रहती है और एक स्पेक्ट्रम बनाया जाता है, वो परमाणु के अंदर होता है, जबकि ये उस चीज को कुछ भी नहीं समझा पाया। ठीक है, तो उच्च वेदन वाली क्षमता से जब उन्हें देखा तो उनके इसकी कमी एक और वहां पे निकली थी। तीसरी कमी इसलिए बताई थी कि परमाणु रासायनिक बंध नहीं बता, मतलब परमाणु जो है रासायनिक बंध बनाते हैं। बंध पहले वो इसकी कमी को छोड़ो, बंध क्या होते हैं? बंध क्या होता है? बंध एक आकर्षण बल होता है जो 3 प्रकार के होते हैं, सहसंयोजक, उपसहसंयोजक और आयनिक। तो ये बंध कैसे बनते हैं उसके बारे में ये कुछ भी नहीं समझा पाए। इन्होंने कुछ बताया ही नहीं कि जो तत्व है, ये परमाणु है, वो हमारे कैसे आपस में जुड़ते हैं और कैसे वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, तत्वों का निर्माण करते हैं, ये वो चीज नहीं बता पाए। तो इसकी ये कमियां थी। तो और इसकी अभी तक इन कमियों पर किसी ने अभी तक विचार विमर्श नहीं करा है, और विचार विमर्श करे तो वो भी हमारे लेवल तक का नहीं है, वो आगे वाली क्लासों में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर अभी तक का कुछ समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया हो तो मेरे को वापस मैसेज करें या कमेंट में मेरे को बताइए कि क्या कमी रही थी। थैंक यू सो मच गाइस।